हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रधान सर से पढ़ते हैं। बच्चों, एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कुछ दिनों के लिए ना मिले, कुछ महीनों के लिए ना मिले, तो क्या होगा? ना तो आप अपने सेलफोन को चार्ज कर पाएंगे, ना ही आप कूलर, पंखा या एयर कंडीशनर चला पाएंगे, ना ही आप टेलीविज़न देख पाएंगे, ना ही आप लैपटॉप्स को ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ समय के बाद तो उनकी सबकी चार्जिंग जो होगी, वो बैटरी जो होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी, राइट? तो आप चार्ज करने के लिए कोई पावर सोर्स आपके पास रहेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हालत होगी आपकी? तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लाइफ का कितना अहम हिस्सा बन चुका है। पुराने ज़माने की बात अलग थी, जब लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हुआ करते थे तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। वो लोग सीधा एक मोमबत्ती, एक दिया जलाते थे और फिर उसके बाद उसी में अपना रात जो है स्पेंड कर देते थे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम होता था, पढ़ाई करनी होती थी, खाना खाना होता था, तो बस एक लालटेन या एक दिया जलाते थे, उनका काम सफिशिएंट था। बट आज की डेट में हम अपनी लाइफ को जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन ही नहीं कर सकते, राइट? So, hello and welcome everyone. This is Rakesh Pradhan, and today in this video lecture we are going to cover a very interesting topic, which is electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इसकी छोटी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूटिलाइज करने लायक कैसे बनाया। हम लोग आज जिस स्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं उस तक हम पहुँचे कैसे हैं। तो पुराने ज़माने में जब बिल्कुल भी हमारे पास टेक्निकल एडवांसमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे हम कह सकते हैं। तो एक दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि जब बिजली चमकती है तो बहुत सारे पेड़ वगैरह जल जाते हैं। इसका मतलब लाइटनिंग बोल्ट जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती होगी, तभी तो ऐसा होता है उसके साथ। अब उन्होंने सोचा कि क्या हम इस लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी को कहीं पे इकट्ठा कर सकते हैं, हम लोग एक बार छू के तो देखें आखिर ये है क्या, राइट? तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक पतंग बनाई बड़ी सी, और उसके बाद उस पतंग को ऐसे ही किसी मौसम में जब तूफान आ रहा था वहाँ पे उनके टाउन पे, तो उन्होंने उड़ाना स्टार्ट किया। और उन्होंने एक चीज़ किया था वहाँ पे, उस पतंग के एंड पे, दूसरे एंड पे जहाँ से उसको पतंग को खींचा जाता है, उड़ाया जाता है, हैंडल किया जाता है, वहाँ पर उन्होंने एक मेटल की चाबी वहाँ पर लगा दी। उससे हुआ क्या कि जैसे ही बिजली चमकी तो फिर उसके बाद जो क्लाउड्स की वजह से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो पतंग के थ्रू कलेक्ट होकर के उनकी मेटल की की में आ गए। जैसे ही उन्होंने उस मेटल की को टच किया तो उनको जोर का झटका लगा, राइट? तब उन्होंने पहली बार फील किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कितनी डेंजरस हो सकती है। हाँ, लेकिन यूज़फुल भी हो सकती है। धीरे धीरे करके बहुत सारे साइंटिस्ट और आते गए, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, और उनके अलावा माइकल फेराडे, एम्पियर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सब जितने भी साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस इन्होंने दिए, डिस्कवरीज इन्होंने की, जिसकी वजह से जो है आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और आप लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का मेन काम जो था वो निकोला टेस्ला ने किया था, ठीक है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग, आप लोग घर में एक कॉमन नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं करंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? करंट। जैसे कि बत्ती गुल हो जाती है तो करंट नहीं है, ठीक है? कहीं पे कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, फैन स्लो हो गया तो करंट ठीक से नहीं फ्लो हो रहा। तो इस तरीके से हम लोग करंट यूज़ का वर्ड का यूज़ जो है बहुत ही कॉमनली करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि करंट जो होता है वो कई तरीके का हो सकता है। जैसे कि करंट का बेसिक जो डेफिनेशन है वो होता है फ्लो होना। कोई जैसे कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर एयर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, या एयर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? एयर करंट। विंड या एयर करंट एक ही चीज होती है। इसके अलावा अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर करंट कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज फ्लो हो सकती है, और वो क्या है? हीट। तो हीट जब फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट करंट कहते हैं। और जब चार्जेस फ्लो होते हैं, क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रिकल
चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट। तो देख रहे हैं करंट वर्ड जो है यहाँ पे हर जगह पे यूज हो रहा है। तो करंट का एक बेसिक डेफिनेशन जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो वहाँ पे करंट सेटअप होता है, राइट। सो आई होप कि करंट का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। हीट करंट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को 10th क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे और डिटेल में तो खैर क्लास 12th में जा करके पढ़ते हैं। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के रीज़न के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के रीज़न के बारे में, और वो रीज़न है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि एक फ्लूइड की तरह होता है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा एक ही बॉडी में अगर रखा हुआ है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, राइट। तो लोग पहले ये सोचते थे कि अगर ये फ्लूइड जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। मतलब कि उसके पास एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज आ जाएगा जिसको पॉजिटिव नाम दे दिया गया। और अगर कोई बॉडी में से वो चार्जेस निकल जा रहे हैं, अगर वो चार्जेस जो हैं, अगर वो पर्टिकुलर फ्लूइड जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जा रहा है तो पहली वाली बॉडी जिसमें से वो फ्लूइड चला जा चुका है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर वो पर्टिकुलर फ्लूइड एक बॉडी में कलेक्ट हो जाता है, अगर वो पर्टिकुलर फ्लूइड जो है, मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी हैं, अगर ये फ्लूइड जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा तो एक्चुअल में क्या होता है कि जिसमें वो फ्लूइड जा रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जिससे वो जा रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअल में फ्लूइड नहीं होता, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसके आसपास ऑर्बिट्स में क्या घूमते रहते हैं? छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, राइट। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कि बाद में पता चला कि ये जो फ्लूइड के बारे में जिसको कंसिडर किया जाता था एज अ फ्लूइड, वो बेसिकली है क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं। और निगेटिवली चार्ज होते हैं इसी वजह से, तो अगर किसी बॉडी में वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और जिस बॉडी में से वो निकल जा रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो हमारे मेजरली कंडक्टर्स में, मेटल्स में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं आखिर इन चार्जेस की खास बात क्या होती है। तो अगर हम लोग चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। हम चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट टोटल अमाउंट जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस होते हैं, एक ही तरह के चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास अगर आप पास मिलाने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि मैग्नेट के साथ होता है ना, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल चार्जेस में भी यही होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, ओके। इसके अलावा अगर एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ या नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, बात एक ही है, ठीक। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आप कंसिडर करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन। तो इस जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या हो जाएगी? लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो समराइज कर देते हैं हम लोग तीनों चार्जेस, तीनों प्रॉपर्टीज को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Second property, positive charges means lack of electrons and negative charges means excess of electrons. Third property, like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग types of electricity. इलेक्ट्रिसिटी कितनी तरह की होती है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। ये जो चार्जेस हैं वो अगर एक जगह पर रुके हुए हैं तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं?
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और दूसरी टाइप जो होती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने बताया कि करंट का मतलब क्या होता है, बहना, ठीक है, सिस्टर वाला बहना नहीं, बह जाना वाला बहना। ओके, सो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब फ्लो हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब मूव हो सकते हैं तो उस तरह के जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, राइट। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, इसमें हमने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन यहां पे इमेजिन कर लिया, इस क्रॉस सेक्शन से t टाइम पे q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है या क्रॉस कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। इस रिलेशन से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मींस अगर एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से फ्लो हो रहा होगा वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली, if I is electric current and Q is the amount of charge flowing through a cross section in time t, then electric current I will be equal to Q upon T। ये है आपका सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं आखिर इसको मेजर करेंगे तो किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो SI यूनिट की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ये एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उनका सरनेम है, तो एम्पियर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1 एम्पियर। अच्छा, सिंबॉलिकली इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन टाइम। 1 कूलम अपॉन टाइम का क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। ध्यान रहे, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है ये, कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक। तो आपका 1 एम्पियर बराबर आ जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। अब यहां से हम लोग ना एम्पियर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड देन it is said that 1 ampere of current is flowing through the तो एम्पियर की डेफिनेशन हम लोग यहां से बना सकते हैं। कैसे, if a charge of 1 coulomb flows through a cross section in 1 second then the current flowing through it will be 1 ampere। एम्पियर के अलावा हम लोग कुछ छोटे छोटे यूनिट्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास होता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब, मिली वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है 10 to the power -3। इसका मतलब 1 × 10 to the power -3 एम्पियर आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.001 एम्पियर, राइट। तो 1 मिली एम्पियर, या इसको सिंबॉलिकली 1 MA भी लिखते हैं, स्मॉल m कैपिटल A इज इक्वल टू आ जाएगा 0.001 एम्पियर। ये छोटा यूनिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अगर करंट बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो हो रही है तो उस केस में हम लोग इस यूनिट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और होता है 1 माइक्रो एम्पियर। इसको क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे ये सिंबल जो है ग्रीक लेटर है जिसको म्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, म्यू। इसको बनाया ऐसे जाता है U और इधर से एक डंडी लगा दो इसमें, म्यू, ठीक। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -6। माइक्रो का मतलब 10 to the power -6 इंटू एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power -6 एम्पियर। बस इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिटेल में लिख सकते हैं 0.000001, बट इतना लिखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, इस वजह से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो ये दोनों करंट को मेजर करने के छोटे यूनिट और बहुत छोटे यूनिट हैं। अगर करंट का अमाउंट कम है तो आप मिली एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं, अगर करंट का अमाउंट बहुत कम है तो आप माइक्रो एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये हो गया आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा ना हम लोग एक डिवाइस के बारे में जान लेते हैं जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए। उस डिवाइस को कहा जाता है एमीटर। एमीटर
और अगर मिली एम्पियर में मेजर करना है तो उसको मिली एमीटर कहते हैं, अगर माइक्रो एम्पियर में मेजर करना है तो उसको माइक्रो एमीटर कहा जाता है, ठीक है। और ये डिवाइस दिखता कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब एक जल्दी से एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। फिजिक्स में बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, तब जा करके क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके पहले इंपॉर्टेंट डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? करंट। करंट कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर। इसके अलावा आपको दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब को 10 मिनट तक ऑपरेट किया जा रहा है, इसका मतलब टाइम आपको दिया गया है 10 मिनट। ध्यान रहे, यूनिट का भी ध्यान रखना है, मिनट यहाँ पे दिया गया है, और SI यूनिट क्या होता है टाइम का? सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको सेकेंड में हम कन्वर्ट कर देंगे। हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है करंट I बराबर 0.5 एम्पियर, आपको टाइम भी दिया गया है T बराबर 10 मिनट, जिसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो मिनट की जगह हमने क्या रख दिया? 60 सेकेंड रख दिया, और ये टाइम आकर के आ गया कैलकुलेट होकर के 600 सेकेंड, राइट। आपको कैलकुलेट क्या करना है? चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज मतलब Q कैलकुलेट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा कि Q बराबर I बराबर Q बाई टी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या? Q बराबर I इंटू टी। इसका मतलब करंट और अगर टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमको अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? I है हमारे पास 0.5 और टाइम हमारे पास है 600 सेकेंड। ये आ जाएगा 600 का आधा, 300 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 300 कूलम। इसका मतलब 10 मिनट में 0.5 एम्पियर की अगर करंट फ्लो हो रही है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा वहाँ से? 300 कूलम। सिंपल है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको फर्दर और भी वीडियोस चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और कर लेते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? सर्किट के बारे में हम लोग डिटेल में तो खैर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी हम लोगों को सर्किट के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन जानना चाहिए, और वो ये कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि बैटरी हो गई, सेल आपका वायर्स हो गए, रेजिस्टर बल्ब हो गए, फैन हो गए, तो इन सब के द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, और एम्पियर का डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। When 1 coulomb of charge flows in 1 second through a cross section, then 1 ampere of current is said to be flowing. तीसरा सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 coulomb of charge। तो 1 coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा। क्या नंबर याद रखना पड़ेगा? ध्यान से देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे हमेशा इतना ही चार्ज होता है। आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको आधा चार्ज में, मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन में ब्रेक नहीं कर सकते। हमेशा जितने भी चार्जेस होंगे ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से होते हैं, इंटीग्रल्स में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब्जी वाले के पास में अगर फल वाले के पास में अगर आप एप्पल लेने जाएंगे तो कभी भी आप आधा एप्पल नहीं लाते हैं वो उसके पास है। आप लेंगे तो या तो 1 एप्पल लेंगे या 2 एप्पल लेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी आधे नहीं मिलते, वो 1, 2, 3 या इंटीजर्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो जितने भी चार्जेस होंगे वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 कूलम बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19
इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। और 1 कूलम में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 0.625 इंटू 10⁻19, इट मीन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻18। इसका मतलब अगर आप इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहें, सिंपल फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज में। सोच सकते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।